नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 11 और 12 मार्च के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान, देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों का समावेश करने का प्रयास होगा। तो आर एस 2021 के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ आपके जो अगर इंटरव्यूज़ हैं आर एस के, तो उनमें भी आप इनका सहयोग ले सकते हैं। और अतिरिक्त जो है स्टेनोग्राफर और बाकी अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। दोस्तों, भारतीय नौसेना लगातार अपने जो बेड़े हैं उसको मजबूत करने का प्रयास कर रही है और इसी क्रम में मार्च 2021 में हाल ही में एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को नौसेना में सम्मिलित किया गया है। तो जलावतरण के बाद लगभग 1 से 1.5 साल तक इनका ट्रायल किया जाता है और उसके बाद इन्हें सेना में सम्मिलित किया जाता है। इस पनडुब्बी का नाम है करंज। तो प्रोजेक्ट 75 के अधीन इस जो है पनडुब्बी को तैयार किया गया है। यह अपनी तरह की कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी है जिसे अब नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट पर पूरी चर्चा हम कर लेते हैं। भारतीय नौसेना ने तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में नौसेना के बेड़े में सम्मिलित किया। दो पनडुब्बियां इससे पहले आईएनएस कलवरी 2017 में और आईएनएस खंदेरी, ये दोनों जो है अब तक नौसेना में सम्मिलित की जा चुकी है, ऑपरेशनल है। चौथी पनडुब्बी है आईएनएस वेला, जिसको समुद्री ट्रायल किया जा रहा है। जबकि पांचवी पनडुब्बी का नाम है आईएनएस वागीर, जिसका निर्माण वर्तमान में चल रहा है। फ्रांस के सहयोग से ये एक प्रोजेक्ट 75 तैयार किया गया है। आईएनएस करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल दागने की क्षमताएं हैं। इसका वजन लगभग 1600 टन के करीब है और ये पनडुब्बी मिसाइल और टॉर्पीडो से लेस है। इसके अलावा समुद्र में ये माइंस बिछा करके भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। दोस्तों, ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने आपको समझाया था एआईपी टेक्नोलॉजी, एयर प्रोपल्शन जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आवश्यक हाइड्रोजन होती है उसका उत्पादन अंदर ही हो जाता है और इसके लिए बार बार जो पनडुब्बी है उसे बाहर आने की आवश्यकता नहीं होती। आईएनएस का नाम जो है इसका भी एक एक शब्द का अलग अलग मतलब है, जैसे कि के से किलर इंस्टिंक्ट, ए से आत्मनिर्भर भारत, आर से रेडी, ए से एग्रेसिव और एन से निम्बल तथा जे से जोश। पनडुब्बी का निर्माण प्रोजेक्ट 75 में किया गया है। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां निर्मित की जा रही है, जो उन्नत वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली की सुविधा भी प्रदान करेगी। तो एआईपी प्रणाली पर आधारित यह है। दोस्तों, मैंने आपसे एक और मुझे प्रश्न पूछना है। प्रोजेक्ट 17A भी एक चलाया जा रहा है। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट 70A के तहत किस चीज़ का डेवलपमेंट किया जा रहा है भारतीय नौसेना के लिए। तो जैसे प्रोजेक्ट 75 है, उसी तरह से प्रोजेक्ट 17A है, प्रोजेक्ट 28 है। तो बताइए प्रोजेक्ट 17A जो है वो किसके लिए है। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट दें और इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत समय समय पर अलग अलग देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है और इसी क्रम में उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर के दस्तलिक 2 नामक एक और युद्धाभ्यास का आयोजन भारत में ही उत्तराखंड में किया जा रहा है। तो हाल ही में इसकी शुरुआत हुई। 10 मार्च से 19 मार्च तक इसका आयोजन होगा और ये उत्तराखंड के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र चौबटिया रानीखेत में आयोजित किया जा रहा है। ये दोनों देशों की सेनाओं का वार्षिक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। भारत और उज्बेकिस्तान के 45 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अंतर्गत पहाड़ी, ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी अभियान चलाना और आपस में एक दूसरे को अपना जो अनुभव है उसको साझा करना इस अभियान का उद्देश्य है। इस अभ्यास के प्रथम संस्करण का आयोजन नवंबर 2019 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो बारी बारी से एक एक बार जो है दोनों देशों में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और इसी क्रम में जो है 75वें साल के लिए एक जश्न मनाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में आज़ादी के इस 75वें साल के जश्न की शुरुआत की गई है, क्योंकि 12 मार्च जाना जाता है प्रतिष्ठित दांडी यात्रा के लिए, जिसे हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनकी अगुवाई में नमक पर कर नहीं देने के लिए
एक मार्च के रूप में निकाल करके शुरुआत की गई थी। तो जश्न का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव का 7 जगहों पर डिजिटल तरीके से प्रदर्शनी से उद्घाटन किया गया। दोस्तों, ये महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया है और 15 अगस्त 2023 तक इसे चलाया जाएगा। हाल ही में दिवंगत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, दादी जानकी के बाद दादी हृदय मोहिनी का भी देहांत हो गया है और उन्हें गुलजार दादी के नाम से जाना जाता था। तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी एक विशेष संस्थान है जो इसका मुख्यालय आपके माउंट आबू में स्थित है और ये पूरी दुनिया भर में शांति और आध्यात्मिक जो ज्ञान में वृद्धि है उसके लिए कार्य करता है। तो पिछले वर्ष दादी जानकी का निधन यहाँ पर हुआ था और अब जो है राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, जिन्हें गुलजार दादी के नाम से भी जाना जाता था, उनका भी जो है यहाँ पर निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष में अपने एस्टर एक्स नामक सैन्य अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों, फ्रांस जो है वो तीसरा ऐसा देश बन गया है जो अब अंतरिक्ष में भी अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूती प्रदान कर रहा है और उसने सैन्य अभ्यास की शुरुआत कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य पावर बनने की, स्पेस पावर बनने की कोशिश की है। इस स्पेस एक्सरसाइज का मकसद भयंकर युद्ध की स्थिति में अपने सैटेलाइट्स और दूसरे उपकरणों की रक्षा करना और उसके लिए बनाए गए अपने स्पेस कमांड की क्षमता के बारे में जांच करना है। फ्रांस ने इसका नाम दिया है एस्टरेक्स, जो कि उसका पहला उपग्रह था। इस सैटेलाइट को 1965 में छोड़ा गया था। इस मिशन के तहत, जो ये मिशन है एस्टरेक्स, इसके तहत 18 स्पेस मिशन का टेस्टिंग के तौर पर संचालन किया जाएगा। इस अभ्यास में फ्रांस के साथ जर्मनी की स्पेस एजेंसी भी हिस्सा ले रही है और अगर फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस ने स्पेस फोर्स का गठन किया था 2 साल पहले, 2019 में। आगामी 6 वर्षों में वो लगभग $5 अरब इस क्षेत्र में निवेश करेगा ताकि अपने जो उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में स्थित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा उपग्रहों के प्रयोग के माध्यम से ही विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 11 और 12 मार्च 2021 के करंट पर बात की। 13 मार्च का वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।